हेलो बच्चों, तुम लोग को क्लास 11 केमिस्ट्री में आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। तो हेडिंग दो केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, ये आपका चैप्टर नंबर 4 है क्लास 11 केमिस्ट्री में, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर एटम्स केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों करता है। एटम केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करके कंपाउंड या मॉलिक्यूल क्यों बनाता है, क्या कारण है। सुनो, तो भाई एटम जब फ्री स्टेट में होता है, जब एटम फ्री स्टेट में होता है, ये आपका फ्री स्टेट में गैसियस के फॉर्म में है, फ्री स्टेट में है। जब एटम फ्री स्टेट में होता है तो एटम के पास एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा। एटम के पास जो एनर्जी होता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। अगर एनर्जी बढ़ेगा तो भाई उसका स्टेबिलिटी घट जाता है। स्टेबिलिटी क्या होता है, घटता है। तो स्टेबल होने के लिए क्या करता है, एटम आपस में क्या करता है, कंबाइन करके आपका मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। जब वो कंबाइन करेगा ना तो उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होगा। जब एनर्जी लॉस हो जाएगा तो क्या होगा, उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। इसीलिए एटम क्या करता है, आपस में कंबाइन करके वो मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड का फॉर्म करता है। जब कंबाइन करेगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलेगा, एनर्जी निकलेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। इसलिए एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो जब एटम, मान ले दो एटम यहाँ पर सामने सामने आ गया, आपस में मान ले, और सामने आ जाएगा, ये इतना सामने आया, फिर कुछ जगह इतना सामने आ गया, आपस में कंबाइन कर गया पूरा पूरी। जब कंबाइन करेगा दोनों के न्यूक्लियस का दूरी को बोलते हैं इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। तो जब दोनों कंबाइन कर जाएगा ना तो यहाँ से बहुत, जब कंबाइन कर जाएगा तो ये आपका मॉलिक्यूल्स बन गया। दो एटम या दो से अधिक एटम कंबाइन कर गया और मॉलिक्यूल्स बन गया। और यहाँ से बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है, बहुत ज़्यादा। यहाँ से एनर्जी क्या होता है, लॉस होता है। जब एनर्जी लॉस होगा तो उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। एनर्जी लॉस होना मतलब कौन सा प्रोसेस बताओ, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसीलिए एटम जो है आपका मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो केमिकल बॉन्ड क्या है, तो वो बोल सकते हैं द लिंक बिटवीन टू और मोर एटम्स बाय केमिकल फोर्सेस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। तो इसको लिखो पहले। चलो, दोनों बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब इसका डिफिनेशन लिखते हैं केमिकल बॉन्ड का। चलो, अब हेडिंग देते हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, इसका डिफिनेशन लिख सकते हो कि द लिंक बिटवीन, the link between two or more atoms, two or more atoms, the link between two or more atoms by, the link between two or more atoms by chemical forces are called bond। बॉन्ड बोलो या केमिकल बॉन्डिंग बोलो, ठीक है। सुनो, जैसे मान ले हमने बताया कि एटम जब आपस में सामने सामने आके क्या बनाया, जुड़ गया, तो एनर्जी लॉस किया और ये स्टेबल हो गया, स्टेबल हो गया। स्टेबल क्यों हुआ, कि भाई इसने क्या किया, यहाँ से
एनर्जी क्या किया बताओ, लॉस किया। तो कोई भी एटम जब मतलब कंबाइन करके जब मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड बनता है, तो जब स्टेबल बनता है ना, तो स्टेबल किस जैसा बनना चाहता है, इनर्ट गैस जैसा। तो इनर्ट गैस क्या क्या तुमको मालूम, ग्रुप 18 में कि कौन कौन एलिमेंट है आपका, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडन। इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका 10 होता है, इसका 18 होता है, ये आपका 36 होता है, इसका 54 होता है, इसका 86 होता है। ये सभी एलिमेंट एटम के फॉर्म में स्टेबल है, एटम के फॉर्म में स्टेबल है। तो हर एक एटम चाहता है हम कंबाइन करके जब हम मॉलिक्यूल्स बनाए तो हमारा वाइलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाए। अगर जिसका वाइलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएगा वो स्टेबल हो जाएगा। तो नियॉन से लेकर जेनॉन तक जितने भी एलिमेंट है सबका वाइलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, सबका वाइलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, एक्सेप्ट हीलियम का। हीलियम का सिर्फ कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी एटम के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो भी क्या है, स्टेबल है। अगर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो हीलियम बन जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, स्टेबल होगा। या तो वाइलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो या उसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। सिर्फ 2 होगा तो हीलियम जैसा बन जाएगा। अगर वाइलेंस 8 होगा तो या तो नियॉन जैसा बनेगा या तो आर्गन जैसा बनेगा, स्टेबल हो जाएगा। तो हर एक एटम कंबाइन करके जब मॉलिक्यूल्स बनाता है तो चाहता है कि अपना वाइलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दें, उसी बोलते हैं ऑक्टेट रूल। मतलब अपन ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहता है कि इलेक्ट्रॉन को क्या करे, या तो जब आपस में कंबाइन हो और एनर्जी लॉस करे, जब एनर्जी लॉस करे कंबाइन करे तो चाहता है मेटल या नॉन मेटल चाहता है कि अपना वाइलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करे, लूज करके या गेन करके अपना वाइलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दे। अगर ऐड कर जाएगा तो एटम जब मॉलिक्यूल्स बनेगा तो स्टेबल हो जाएगा। जैसे देखो ना, अब एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं, जैसे देखो सोडियम का, ये सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना, 11। क्या लिखोगे, 281। इसका वाइलेंस 1 है। तो चाहता है कि हम सोडियम के फॉर्म में अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएंगे, तो हमारा वाइलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएगा। तो सोडियम क्या करे, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और Na+ में चला जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये एटम सॉलिड के से कहाँ चला जाएगा, एक्वस के फॉर्म में चला जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अब कितना हो जाएगा, 2 और 8। अब ये सोडियम एटम क्या हो जाएगा बताओ, स्टेबल हुआ। तो स्टेबल कैसे हुआ, 1 लूज करके हुआ। मान ले किसी क्लोरीन है, सपोज करो कितना, 17। क्लोरीन का एक एटम है, ये क्या भी अनस्टेबल है, क्यों, इसके पास कितना है, 287 वाइलेंस इलेक्ट्रॉन है। वो भी चाहेगा कि हमारा वाइलेंस कितना हो जाए, 8 हो जाए। जो ये लूज किया ये बंदा क्या करे, उसको गेन कर देगा, क्या हो जाए बताओ, Cl-। अब कितना हो गया, 288, 8 हो गया। ये बंदा क्या हो गया बताओ, आपस में स्टेबल हो गया। तो एटम्स इलेक्ट्रॉन को लॉस करके या गेन करके क्या होता है, जब वो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, दोनों एटम क्या करेगा, चाहेगा कि हमारा वाइलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाए और हम स्टेबल हो जाए। इसीलिए एटम आपस में कंबाइन करता है और मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि एटम फ्री स्टेट में एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो अनस्टेबल स्टेबल होने के लिए आपस में कंबाइन करता है, कंबाइन करेगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होगा, और लॉस करने के कारण क्या होता है, उसका स्टेबिलिटी आता है। इसलिए एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स का फॉर्म करता है। तो इसमें एक एनर्जी डायग्राम भी बता देते हैं, थोड़ा सा लिख लो इसको। चलो, इसमें एक एनर्जी डायग्राम कर्व भी है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस। इसको इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ही बोल सकते हैं। ध्यान देना कि मान लेते हैं, ध्यान देना, ये आपका इसका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है, ये एटम का।
और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर है, इधर आपका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, इधर जीरो से कम मतलब क्या, इधर आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या और बताओ घट रहा है, जीरो से आगे मतलब इधर आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ध्यान देना। अभी मान लेते हैं यहाँ पर दो एटम है, इसको लंबा कर देते हैं, ये आपका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है। मान ले यहाँ पर दो एटम है, मान ले दो एटम दूर दूर पर है, यहाँ से दूर दूर है, तो अभी एटम क्या है, अनस्टेबल है। वो चाहेगा जितना एटम सामने आएगा ना तो उतना क्या करेगा, अपना एनर्जी क्या करेगा, लॉस करेगा, और लॉस करेगा तो वो आपका क्या होगा, एटम कंबाइन करेगा, और लॉस करेगा तो अनस्टेबल से स्टेबल क्यों रहेगा। तो जब एनर्जी लॉस करेगा ना धीरे धीरे उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो मान ले यहाँ दोनों का न्यूक्लियस है, दोनों का ही इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस वो दूर दूर पर है। ठीक है, ये इसका डिस्टेंस है, ये वाला पूरा इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बोल सकते हैं दोनों का। अब हम क्या कर धीरे धीरे इसका डिस्टेंस कम करते जाएंगे, डिस्टेंस कम करते जाएंगे, मोलिक्यूल सामने आते जाएगा, और आपस में जैसे सामने सामने आएगा तो क्या करेगा, एनर्जी लॉस करेगा। लॉस करेगा तो क्या होगा, आपका एटम कंबाइन होगा, मोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या कम हो जाएगा। तो मान लेते ध्यान देना, मान ले इसका ये इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस था ये वाला, मान ले ये वाला यहाँ पर। चलो अब यहाँ से क्या करते हैं हम, एटम अब यहाँ पर देखो दूर दूर है, तो अब मोलिक्यूल्स क्लोज आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा बताओ, अट्रैक्टिव फोर्स, क्या लिखेंगे शॉर्ट में, अट्रैक्टिव फोर्स। एफ लिखो ना, एफ का मतलब क्या, अट्रैक्टिव फोर्स। ज़्यादा किससे है, रिपल्सिव फोर्स से, आरपी से, रिपल्सिव फोर्स आरएफ, रिपल्सिव फोर्स। अब जब सामने सामने आएगा तो धीरे 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 क्या होगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी घटे, क्यों, हमने डिस्टेंस मॉलिक्यूल कम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है। मतलब उसका धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इस तरह से फिर घटेगा, फिर एक समय क्या बता रहे बाबू, बढ़ जाएगा इस तरह से। तो जहाँ मान ले यहाँ जहाँ घटा ना यहाँ पर, इसका मतलब दोनों एटम क्या हो गया, आपस में जुड़ गया, और आपस में क्या हो गया, जब जुड़ेगा और एक मॉलिक्यूल्स बना लिया, और यहाँ पर क्या किया बता, बहुत सा एनर्जी लॉस कर दिया। जब बहुत सा एनर्जी क्या कर दिया, लॉस कर गया, तो एक समय क्या आ गया, उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया बता रहे, कम हो गया। जब दोनों सामने सामने आ गया तो उसका अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब ज़्यादा सामान कर देंगे तो क्या करे बाबू, ये एटम के अंदर यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होगा, इस एटम के अंदर यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होगा, न्यूक्लियस होगा। अब ढेर सामने सामने आएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस यहाँ लिखो, यहाँ पर बीच में इलेक्ट्रॉन, इसका न्यूक्लियस का रिपल्सन करेगा, एटम दूर भागेगा, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर जाएगा, फिर एनर्जी उसका बढ़ जाएगा, तो ज़्यादा करीब आ जाएगा, मान लो पूरा करीब आ जाएगा, अब पूरा और सामने सामने आ जाएगा, तो मॉलिक्यूल क्या करेगा, अब रिपल करेगा, दूर भागेगा। मतलब अब यहाँ क्या बताओ, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर जाएगा एज कम्पेयर टू क्या, अट्रैक्टिव फोर्स से। धीरे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी फिर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जिस पॉइंट पर इसका यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या बता, कम हो गया, तो यहीं पर बंदा क्या करेगा बता, यहाँ पर बंदा इस तरह से, यहाँ पर वो अब क्या बनाएगा, कंपाउंड बना देगा, यहाँ पर एक कंपाउंड बनाएगा, क्योंकि बहुत सा एनर्जी क्या कर रही है बता, वो लॉस करके वो कंपाउंड बना दिया, और सामने ले आएगा। तो अब क्या होगा, इसका न्यूक्लियस सामने सामने आ गया, रिपल्सन करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन सामने सामने आ गया, रिपल्सिव करेगा, रिपल के दूर भागेगा, तो फिर क्या होगा, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी फिर क्या हो जाएगा, आपस में बढ़ जाएगा। तो लिख लो, यही एक थोड़ा सा ग्राफ है, थोड़ा सा बढ़िया से इसको और नीचे कर देना इस तरह से, है ना, लिख लो। तो कोई पूछेगा कि भाई एटम बॉन्ड क्यों बनाता है, बोल देना सर एटम क्या होता है, फ्री स्टेट में अनस्टेबल होता है, जब वो कंबाइन करेगा तो अपना एनर्जी क्या करेगा, लॉस करेगा, और लॉस करके स्टेबल आएगा। और स्टेबल कैसे जैसा आएगा, या तो हीलियम जैसा, या तो नियॉन जैसा, या तो आर्गन जैसा, क्योंकि ये सब क्या स्टेबल एटम है। ठीक है, और वो एटम जनरली मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं करता, क्यों, एटम में ही क्या है, वो सब स्टेबल है। तो हर एक एटम कंबाइन करके या तो हीलियम
एटम जैसा बनना चाहेगा, या तो न्यून जैसा बनना चाहेगा, या तो आर्गन जैसा बनना चाहेगा। तो क्या करना पड़ेगा उसके जैसा बनने के लिए? एक दूसरे से कंबाइन करे, एनर्जी को क्या करे, लॉस करे। चलो अब आता है जब केमिकल बॉन्ड बनता है तो कौन कौन सा बॉन्ड बन सकता है। ठीक है, बहुत तरह का केमिकल बॉन्ड होता है यार। तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, बहुत तरह का केमिकल बॉन्ड तुमको पढ़ना है, लेकिन तेरे सिलेबस में केमिकल बॉन्डिंग में जो तुमको केमिकल बॉन्ड पढ़ना है रे भाई, वो जनरली 4 तरह केमिकल बॉन्ड पढ़ना। जनरली एक पढ़ना है तुमको सबसे पहले आयनिक बॉन्ड के बारे में, आयनिक बॉन्ड के बारे में। इसी बोलते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं रे बाबू, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। दूसरा पढ़ना है इसमें कोवलेंट बॉन्ड के बारे। इसमें तुमको कोवलेंट बॉन्ड में पढ़ना है लुईस स्ट्रक्चर पढ़ना है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरीसिम पढ़ना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरीसिम पढ़ना है कोवलेंट बॉन्ड में। एक पढ़ना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और एक पढ़ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यही आपका 4 बॉन्ड तुमको यहाँ सिलेबस देखने को मिलेगा। आयनिक बॉन्ड जिसको इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये 4 बॉन्ड के बारे में हम क्या करेंगे यहाँ जनरली डिस्कस करेंगे। ठीक है, लिखो। चलो अब बात करते हैं इसमें आयनिक बॉन्ड के बारे में सबसे पहले कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, एक मेटल होगा, एक मेटल का आइटम होगा, एक नॉन मेटल का आइटम होगा। मेटल का अपना वायलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, नॉन मेटल क्या करेगा, गेन करेगा, एक दूसरे में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या आपस में जुड़ जाएगा, उसी बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। और ये जुड़ेगा एक दूसरे से 2 एटम, तो क्या करेगा, दोनों ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। मतलब उसका भी वायलेंस 8 हो जाएगा, इसका वायलेंस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहिए। मैक्सिमम जब एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड बनाता है तो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। कुछ ही ऐसे मॉलिक्यूल से जब एटम कंबाइन करके ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, कुछ ही, मतलब 90% फॉलो करता है ऑक्टेट रूल को। तो जैसे अब हम साफ बात करते हैं सबसे पहले आयनिक बॉन्ड के बारे में। आयनिक बॉन्ड इसी बोलते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। तो इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं, द बॉन्ड इज फॉर्म्ड by the complete transfer of one or more electron from the outer orbit of one atom to another atom is called ionic bond. The bond is formed by the complete transfer of one or more electron from the outermost orbit of one atom to another atom. जैसे मान लेते हैं ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, दोनों एटम दूर दूर है, ये भी अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल है। देखो तो इसका होता है एटॉमिक नंबर 11, क्या लिखते हैं बताओ, 281। 1 इसका क्या है, वायलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका कितना होता है, एटॉमिक नंबर 17 होता है कितना, 287। ये भी अनस्टेबल है, ये भी चाहेगा अपना वायलेंस 8, ये भी चाहेगा अपना वायलेंस 8। तो जनरली मेटल जो होते हैं ना, उसका वायलेंस इलेक्ट्रॉन या तो 1, 2, 3 होते हैं, और नॉन मेटल का वायलेंस इलेक्ट्रॉन या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 7। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो इसलिए उस पर माथा पर पॉजिटिव चार्ज आता है। नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है, इसलिए उसके माथा पर नेगेटिव चार्ज होता है। जहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा वो नॉन मेटल, और जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा जिस एलिमेंट पर, वो क्या होगा, मेटल होगा। तो हम एक वायलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो वायलेंस इलेक्ट्रॉन डॉट के फॉर्म दिखाते हैं, इसको बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसका कितना 7 है, कितना हो जाएगा, 2, 4, 6, 1, 7 हो गया। एक की लॉस किया तो एक लॉस किया तो क्या होगा, डेल। डेल का मतलब स्मॉल चार्ज, डेल प्लस होगा, आधा 8 जैसा लिखते हैं, आधा 8 जैसा, ऐसा डेल लिखते हैं।
यहाँ की एक लेगा क्या हो जाएगा बताओ, डेल माइनस आपस में क्या रहे बताओ, Na और Cl, ये डेल माइनस ये डेल पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से दोनों आपस क्या होगा, बॉन्ड जुड़ जाएगा। जैसे जुड़ेगा एनर्जी बहुत लॉस होगा और ये एटम से क्या होगा, कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देगा। अब दोनों क्या हो जाएगा, स्टेबल। ये भी बंदा क्या हो गया, ये भी बंदा स्टेबल हो गया, ये बंदा क्या होगा बताओ, स्टेबल हो गया और बहुत एनर्जी क्या कर दिया, लॉस कर दिया। इसलिए एटम क्या करता है, कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड बनाता है स्टेबल होने के लिए। चलो आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों जुड़ गया। जैसे और एग्जांपल देते हैं, जैसे मान ले फॉर्मेशंस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक मैग्नीशियम का एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है। फॉर्मेशंस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, फॉर्मेशन ओ बोलो रे बाबू, फॉर्मेशंस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मैग्नीशियम का एटम यहाँ पर है, कितना होता है, एटम नंबर 12 कितना लिखते हैं, 282, 2 है। तो चाहेगा अपना वायलेंस को ऐड करना, जिसका वायलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 रहे वो अपना लूज करके वायलेंस को ऐड करेगा, और इसका वायलेंस इलेक्ट्रॉन 4 5 6 7 रहे वो गेन करके ऐड करेगा। और लॉस और गेन करेगा, आपस में दोनों एटम टकराएगा, एनर्जी लॉस करेगा, एटम से कंपाउंड या मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो अच्छा, कंपाउंड कब बोलेंगे, मॉलिक्यूल कब बोलेंगे? याद रखना, जब मेटल और एक नॉन मेटल आपस में कंबाइन करता है तो बनता है कंपाउंड। लेकिन जब दोनों नॉन मेटल रहता है और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, जब बताएं कोवलेंट बॉन्ड में, तो वहाँ पर बनता है मॉलिक्यूल बनता है। तो मॉलिक्यूल नॉन मेटल के बीच बनता है और कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। कभी NaCl को कंपाउंड नहीं बोलते, सॉरी कभी भी NaCl को मॉलिक्यूल नहीं बोलते हैं, NaCl कंपाउंड बोलते हैं, क्यों, एक मेटल है नॉन मेटल। वाटर को कभी कंपाउंड नहीं बोलते, वाटर को मॉलिक्यूल बोलते हैं, क्यों, वहाँ दोनों नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल कंबाइन करेगा तो मॉलिक्यूल्स, मेटल नॉन मेटल कंबाइन करेगा तो कंपाउंड। चलो ठीक है, तो ये मैग्नीशियम हुआ। अब यहाँ ऑक्सीजन कितना होता है बताए, इस एटम कितना होता है, 8, क्या लिखते हैं 2 6। तो इसका वायलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है, इसे कितना बताए 6 है, तो 2 4 कितना 6, ये 2 ले देगा तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट ट्रांसफर कर देगा। डेल प्लस 2, इसमें क्या होगा बताओ, डेल माइनस 2, आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों जुड़ जाएगा। ये एक तरह का बॉन्ड बनता नहीं, एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है दोनों के बीच में। इस पर -2, इस पर क्या +2, आपस में जुड़ जाएगा और आपका क्या बन जाएगा बताओ, MgO बना। जब MgO बना तो बहुत एनर्जी को लॉस किया और इसका भी ऑक्टेल फॉलो किया, Mg भी ऑक्सीजन ऑक्टेल को फॉलो किया, क्यों, दोनों का वायलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 8 हो गया। लिख लो। फिर दिखाते हैं फॉर्मेशन ऑफ, किसका दिखा दे, किसका दिखा दे, सोडियम ऑक्साइड का, Na2O का। यहाँ पर क्या 2 सोडियम है, चलो एक सोडियम का वायलेंस कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका भी 1 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है 6, 2 4 6, एक ये देगा 7, एक ये देगा 8, दोनों मिला कितना हो गया बताओ, डेल +2 हुआ और यह कितना हो गया, डेल -2 हो गया। तो आपस में क्या बन गया बताओ, Na2O बन गया। ये भी ऑक्टेल को फॉलो किया, ये भी फॉलो किया और आपस में कंबाइन होगा तो एनर्जी लॉस करेगा और क्या बन गया, कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया। क्योंकि एक मेटल एक क्या नॉन मेटल, तो क्या बना, कंपाउंड बनाएगा। मॉलिक्यूल तो बनाएगा नहीं, मॉलिक्यूल का बनाता है नॉन मेटल के बीच कंबाइन होगा तब। चलो अब ये समझ में आ गया। एक दिखाते हैं, किसका दिखा दें, दिखाओ मैग्नीशियम क्लोराइड का, MgCl2 का। तो यहाँ पर बताओ Mg है, कितना होता है इसका 12, क्या लिखते हैं हम लोग 282। क्लोरीन कितना होता है 17, 287। भाई ये 2 लूज करेगा और क्लोरीन कितना लेगा, 1 ही लेगा। तो याद रखना, जितना लॉस करेगा उतना किसी को लेना भी होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग कितना क्लोरीन आना चाहिए यहाँ पर, 2 क्लोरीन, क्योंकि 1 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाएगा, 2 आएगा। इसका 2 8 कितना 7 होगा, तो 2 4 6, 2 4 6 7 होता है, यहाँ भी एक 7 हो जाएगा, 7। यहाँ इसका 2 है तो एक इसको देगा और एक इसको देगा, इसको इस तरह देगा, तो दोनों मिला कितना हो गया बताओ, डेल -2, इसका अकेले कितना बता, डेल +2, आपस में कंबाइन कर जाएगा और क्या बन जाए बताओ, MgCl2 बन जाएगा। Mg पर +2 होगा, इसमें क्या होगा -2 होगा और आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़ जाएगा
और आपका क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़ जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, MgCl2 जब जोड़ेगा तो बहुत ज़्यादा क्या करेगा बता, यहाँ से एनर्जी क्या करेगा, लॉस करेगा, एनर्जी लॉस करेगा और स्टेबल क्या बन जाएगा बता, कंपाउंड बन जाएगा। आया समझ में? इसी को आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। चलो लिख लो, आयनिक बॉन्ड कब बोलते हैं, मेटल नॉन मेटल के बीच कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। चलो अच्छा, एक इसमें पूछेगा कि आयनिक बॉन्ड का फेवरेबल कंडीशन क्या है, कि आयनिक बॉन्ड कब अच्छा बन सकता है। तो फेवरेबल कंडीशंस ऑफ आयनिक बॉन्ड या फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन ऑफ आयनिक बॉन्ड्स, इसका फेवरेबल कंडीशन है जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे और जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, गेन हो जाए, जितना जल्दी लॉस करे जितना जल्दी गेन करे उतना अच्छा आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो भाई ग्रुप 1 सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करता है क्योंकि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है। तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ग्रुप 1 कौन होता है बताओ, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम भी होता है लेकिन फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट होने का इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। ग्रुप 2 में कौन होता है बताओ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। रेडियम भी होता है लेकिन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो इसका सबका वायलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, सबका वायलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, एक लूज करता है। और इसका सबका वायलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2 होता है। और तुमको मालूम ग्रुप से ऊपर से नीचे आने पर एटम का साइज बढ़ता है। तो एटम का साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस और उसका वायलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच डिस्टेंस बढ़ेगा। तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो जल्दी इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हो जाएगा। जितना जल्दी लूज करे और जितना जल्दी गेन करे उतना अच्छा आयोनिक कंपाउंड बनेगा। डैट मीन्स ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का जब रिएक्शंस करवाते हैं ग्रुप 17 से, ग्रुप 17 वाले जो होते हैं जल्दी इलेक्ट्रॉन को अपनी और क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। कौन कौन बताओ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो बोल सकते हैं इसका नंबर 1 में जिसका लो आयोनाइजेशन एनर्जी हो, जो जल्दी टूट जाए, वो अच्छा बनाएगा आयनिक कंपाउंड। और इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी ज़्यादा, वो अच्छा आयनिक बॉन्ड बनाएगा। मतलब बोल सकते हैं लो आयोनाइजेशन एनर्जी, लो आयोनाइजेशन एनर्जी। दूसरा बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा हो, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऐसी बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या बोल सकते हैं हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। वो सबसे अच्छा क्या बनाएगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, जैसे मान लिया क्वेश्चन दे देते हैं तुमको कि आपका, इसको लिखो ना, यहाँ दे देते हैं कि मान लेते हैं क्वेश्चन दिए तुमको, ध्यान देना कि LiCl, NaCl, KCl एंड सीजियम क्लोराइड सबसे अच्छा आयनिक बॉन्ड कौन बनाएगा। तो भाई ग्रुप सब में तो Cl है। अब देखते हैं ग्रुप 1 में लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। तो भाई ऊपर से नीचे आते तो एटम का साइज बढ़ता है। जब एटम का साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस और वायलेंस से इलेक्ट्रॉन का भी डिस्टेंस बढ़ेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। तो यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटासियम और सीजियम में आपका, या रुबिडियम भी देख दो ना, वो क्या दिक्कत है, RbCl एंड सीजियम क्लोराइड। सबसे अच्छा आयनिक बॉन्ड कौन होगा बताओ, सीजियम क्लोराइड होगा। फिर कौन होगा बताओ, रुबिडियम क्लोराइड। फिर कौन होगा, पोटासियम क्लोराइड। फिर कौन होगा, NaCl। फिर कौन होगा, LiCl। क्यों, वह सीजियम का साइज क्या है, सबसे बड़ा। सब छोड़ा किसका साइज है, लिथियम का। तो लिथियम जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करना नहीं चाहेगा, क्यों, लिथियम जो एटम होगा ये इतना छोटा है, तो यहाँ न्यूक्लियस और यहाँ इलेक्ट्रॉन, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं होगा।
लेकिन सीजियम का इतना बड़ा साइज, यहाँ न्यूक्लियस, यहाँ इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, तुरंत यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करे, जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन क्या करे, गेन करे, उतना अच्छा आयनिक कंपाउंड बनेगा। ठीक है, लिख लो। एक क्वेश्चन और देते हैं कि अगर मान लेते हैं, दे देंगे NaF, NaCl, NaBr, NaI, सबसे अच्छा आयनिक कंपाउंड क्या है? तो आयनिक कंपाउंड के लिए एक चीज़ याद रखना हमेशा, जिसका मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा हो, जिसका अच्छा भी फजान रूल और अच्छा समझा देगा कि कौन आयनिक कंपाउंड होगा, कौन आयनिक कंपाउंड कम होगा, तो आप बेटर समझ में आएगा। फिर भी अभी थोड़ा समझ लो, है ना, जिसका मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा और जिसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, उतना अच्छा क्या होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। तो मेटालिक कैरेक्टर अगर देखेंगे यहाँ से तो सब में सोडियम 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 है, लेकिन नॉन मेटालिक कैरेक्टर कौन बताओ, फ्लोरीन में है, एक क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। तो ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो एटम का साइज बढ़ता है। जब एटम का साइज बढ़ता है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटता है और मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। माने यहाँ पर ऊपर से नीचे आने पर एटम का साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच डिस्टेंस बढ़ जाएगा। जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, देना चाहेगा। तो देना चाहना मतलब क्या, मेटालिक कैरेक्टर, लेना चाहेगा मतलब क्या, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर किसका है, फ्लोरीन का। साइज छोटा है, वो इलेक्ट्रॉन को देना नहीं चाहेगा, वो लेना चाहेगा। इसलिए यहाँ पर अगर देखा जाए सबसे अच्छा आयनिक बॉन्ड कौन होगा रे, NaF होगा, फिर कौन होगा, NaCl होगा, फिर कौन होगा, NaBr होगा, फिर कौन होगा रे, NaI होगा। लिख लो। चलो अब बात करते हैं इसमें से, और एक होता है कि आयनिक बॉन्ड का फेवरेबल कंडीशन, लेटिस एनर्जी। तो लेटिस एनर्जी क्या होता है उसके बारे में डिटेल बात करेंगे, है ना, लेटिस एनर्जी के बारे। अच्छा, लेटिस एनर्जी बात करने से पहले, अच्छा पहले बात कर देते हैं लेटिस एनर्जी के बारे में। लेटिस एनर्जी क्या होता है? देखो, लेटिस एनर्जी को बोलते हैं कि जब दो आयन्स, मतलब एक कैटायन और एनायन, मान ले एक क्या बता न्यूक्लियस है, इस पर चार्ज क्या बता पॉजिटिव, मतलब कैटायन है। मान ले कोई एटम है, ये न्यूक्लियस पर चार्ज क्या है, नेगेटिव है। जब दो, एक कैटायन रे बाबू और एक एनायन जब आपस में कंबाइन करता है, क्या करता है, कंबाइन करेगा, तो आपस में ये एक दूसरे से कंबाइन कर गया, मान ले इस तरह से कंबाइन कर गया। दोनों के बीच के दूरी क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। और यहाँ से जब कंबाइन करेगा और जो यहाँ से जो एनर्जी लॉस होगा, यहाँ से जो एनर्जी क्या होगा, जो एनर्जी क्या करेगा बताओ, लॉस करेगा। लॉस का मतलब क्या, नेगेटिव। तो उसी को बोलते हैं लेटिस एनर्जी। जब दो आयन कंबाइन करेंगे क्या बना है, 1 मोल प्रोडक्ट। या बनाएगा प्रोडक्ट कितना मोल है, 1 मोल। 1 मोल क्या बने प्रोडक्ट, या 2 रहेगा 2 मोल, 3 रहेगा 3 मोल। तो जब दो आयन्स आपस में कंबाइन करे और 1 मोल बनाए प्रोडक्ट, उसमें जो एनर्जी क्या करेगा, वो लॉस करेगा, उसी एनर्जी को बोलते हैं क्या, लेटिस एनर्जी। और भाई जितना ज़्यादा लेटिस एनर्जी होगा, इसे याद रखना, जितना ज़्यादा लेटिस एनर्जी होगा, जितना ज़्यादा लेटिस एनर्जी होगा, उतना आयनिक कंपाउंड का स्टेबिलिटी बढ़ेगा। उतना ज़्यादा आयनिक कंपाउंड का क्या होगा बता रहे बाबू, स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इसे मान लेते, सुनो ना, ये Na+ किस फॉर्म में, गैसेस के फॉर्म में, ये Cl- किस फॉर्म बताओ, गैसेस के फॉर्म में। जब दोनों आयन आपस में क्या करें, कंबाइन करे और क्या बनाए, 1 मोल प्रोडक्ट, क्या, NaCl 1 मोल, किस फॉर्म बनाएगा, ये सॉलिड के फॉर्म में। गैस क्या बन गया, सॉलिड बन गया, मैंने आयन दो एटम क्या चिपक गया
और सॉलिड बन गई। और यहाँ जो एनर्जी लॉस हुआ, मान लेते हैं यहाँ जो एनर्जी लॉस हुआ डेल्टा फॉर्मेशन एच, जो यहाँ से एनर्जी क्या किया, लॉस किया, इसी एनर्जी को जो लॉस किया इसी को हम बोलते हैं क्या, लेटिस एनर्जी, लेटिस एनर्जी बोलते हैं। और जितना ज़्यादा एनर्जी लॉस करेगा उतना, जितना ज़्यादा एनर्जी लॉस करेगा भाई, उतना कंपाउंड का स्टेबिलिटी बढ़ता है, उतना कंपाउंड क्या होता है, स्टेबिलिटी क्या होता है भाई, बढ़ता है। इतना एनर्जी क्या करेगा, लॉस करेगा। तो कोई पूछेगा बताओ लेटिस एनर्जी क्या है, तो बोलना दो गैसियस आयन, एक कैटायन और एक एनायन आपस में क्या करे, कंबाइन करे और एक मोल प्रोडक्ट बनाए, उसमें जो एनर्जी लॉस करेगा उसी बोलते हैं लेटिस एनर्जी। और जितना ज़्यादा एनर्जी लॉस करेगा उतना स्टेबल कंपाउंड बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। चलो जैसे और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं, चलो कुछ तो समझ में आता होगा भाई। मान लेते हैं ये मैग्नीशियम क्या बताओ, +2 किस फॉर्म में बताओ, गैस के फॉर्म में, और ऑक्सीजन -2 किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में। अब दोनों क्या कर कंबाइन करेंगे और क्या बना, एक मोल क्या बना प्रोडक्ट, क्या MgO, एक मोल किस फॉर्म में बना, सॉलिड के फॉर्म में। एक मोल बनेगा, 2 मोल नहीं, 1 मोल, 2 आयन कंबाइन करे गैसियस फॉर्म और 1 मोल बनाए प्रोडक्ट, वो किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में। और जो यहाँ से एनर्जी लॉस होगा, मान ली एनर्जी, मान ली डेल्टा FH मान लिए, इसको बोलते हैं डेल्टा इंथैल्पी बोलते हैं। चेंज डेल्टा एच का मतलब होता है इंथैल्पी, इसको हीट बोल सकते हैं। तो डेल्टा FH का मतलब होता है इंथैल्पी फॉर्मेशन, इंथैल्पी फॉर्मेशन मतलब जो एनर्जी को लॉस कर रहा है, सिंपली समझो, एनर्जी जो लॉस कर रहा है, जितना ज़्यादा एनर्जी क्या करेगा, वो लॉस करेगा। और उसी एनर्जी लॉस को क्या बोलते हैं, लेटिस एनर्जी बोलते हैं बाबू, याद रखना। और लॉस करेगा मतलब एनर्जी क्या, माइनस में होगा, मतलब एनर्जी जितना कम रे बाबू उतना कंपाउंड क्या स्टेबल होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी होगा। और इतना ज़्यादा लेटिस एनर्जी रे बाबू, जितना ज़्यादा क्या लेटिस एनर्जी, जितना एनर्जी वो लॉस करेगा उतना ज़्यादा क्या होगा बताओ, स्टेबिलिटी होगा उस कंपाउंड में। लिख लो, क्यों तुम लिख लिया होगा। अब आगे बात करते हैं, चलो अब सुनो, लेटिस एनर्जी 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है। फैक्टर ऑन विच लेटिस एनर्जी डिटरमाइंड, या फैक्टर ऑन विच लेटिस एनर्जी डिपेंड्स। तो लेटिस एनर्जी 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है। लेटिस एनर्जी डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर जनरली। एक फैक्टर डिपेंड करता है चार्ज ऑफ आयन, आयंस के चार्ज पर। जितना ज़्यादा आयंस का चार्ज होगा उतना आपका लेटिस एनर्जी होगा, मतलब उतना एनर्जी लॉस होगा, उतना ज़्यादा लेटिस एनर्जी होगा और उतना वो कंपाउंड क्या होगा रे भाई, स्टेबिलिटी बढ़ेगा। दूसरा होता है साइज ऑफ आयन, जितना आयन का साइज बड़ा होगा उतना उसका लेटिस एनर्जी कम होगा। जितना ज़्यादा लेटिस एनर्जी कम होगा उतना कंपाउंड स्टेबल कम होगा, क्योंकि कम लेटिस एनर्जी होगा तो एनर्जी कम लॉस करेगा, तो उतना स्टेबिलिटी कम होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक तुम पढ़ा होगा आयनिक के लिए एक डिराइव कि फोर्स डायरेक्टली क्या होता है बताओ, Q1 × Q2 / क्या R²। जैसे मान देखो ना कि मान ले A और B
एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जुड़ा हुआ है, इस पर डेल प्लस है, इस पर डेल माइनस है, दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या है, आर है। तो उसका फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, दोनों का चार्ज का प्रोडक्ट, मतलब इसका चार्ज को मान लिया कितना, जेड प्लस, और इसका मान लिया जेड माइनस बाई क्या, आर स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। देखो तो फोर्स डायरेक्ट किसका है, चार्ज का, और फोर्स किसका है, इन्वर्स किसका है, आर का। मतलब जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा एनर्जी क्या करेगा, वो लॉस करेगा। ठीक है, चलो जैसे तुमको पूछ देंगे कि बाबू बताओ कि Na2O MgO Al2O3 सबसे ज़्यादा लेटिस एनर्जी किस में है। तो चार्ज देखो, तो सोडियम पर चार्ज +1 है, इस पर कितना है +2, इस पर कितना है +3। जितना चार्ज बढ़ेगा ना उतना उसका स्टेबिलिटी बढ़ता है, मतलब उतना ज़्यादा एनर्जी लॉस करेगा। मतलब सबसे ज़्यादा लेटिस एनर्जी किसका होगा बताओ, Al2O3 का होगा, फिर किसका होगा बताओ, MgO का होगा, फिर किसका होगा बताओ, Na2O का। चार्ज बढ़ेगा तो लेटिस एनर्जी बढ़ेगा, और लेटिस एनर्जी जितना ज़्यादा होगा उतना आयनिक कंपाउंड स्टेबल होगा। तो यह Al2O3 सबसे अच्छा स्टेबल आयनिक कंपाउंड होगा। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, कोई पूछेगा बताओ आपका NaCl MgCl2 AlCl3 सबसे ज़्यादा किसमें लेटिस एनर्जी होगा। तो चार्ज देखेंगे, साइज कम देखो, चार्ज ज़्यादा देखो। चार्ज इसमें कितना बताओ, +1 है, इसमें +2, इतना +3, तो इसमें चार्ज कितना है बताओ, +3 है। तो भाई जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना दोनों कंपाउंड सामने आएगा, उतना ज़्यादा एनर्जी लॉस करेगा, उतना स्टेबल होगा, उतना ज़्यादा उसका लेटिस एनर्जी होगा। तो भाई AlCl3 का सबसे ज़्यादा लेटिस एनर्जी होगा। फिर किसका बताओ, MgCl2 का, फिर किसका होगा NaCl का, वो लिख लो। चलो एक चीज़ याद रखना, लेटिस एनर्जी को हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन नहीं कर सकते, ये हम लोग इनडायरेक्ट डिटरमाइन करते हैं। किसके थ्रू, बॉर्न हाइबर साइकिल के थ्रू। तो अब बात करते हैं बॉर्न हाइबर साइकिल क्या कहता है। चलो 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 रे बाबू, ये क्लास 3 क्लास लगेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे फजान्स रूल के बारे में, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। फजान्स रूल पढ़ लोगे ना तो कोई पूछेगा कौन ज़्यादा आयनिक कंपाउंड, कौन कम आयनिक कंपाउंड, किसमें ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर है, किसमें ज़्यादा आयनिक करेक्टर है। तो फजान्स रूल पढ़ोगे सब क्लियर हो जाएगा, उससे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आएगा। ठीक है, चलो बात की बात है, आज हम बात करते हैं पहले बॉर्न हाइबर साइकिल के बारे में। बॉर्न हाइबर साइकिल, देखो लेटिस एनर्जी को डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेट हम नहीं कर सकते हैं। लेटिस एनर्जी को हम भाई इनडायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं। इनडायरेक्ट क्या करते हैं बता, इसको कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्ट नहीं करते। किसे करते हैं, इनडायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं। किसके तहत, बॉर्न हाइबर साइकिल के तहत। अब समझाते हैं कि बॉर्न हाइबर साइकिल क्या है। देखो जैसे मान लेते हैं कि जब सोडियम, ये मान लेते हैं ये सोडियम सॉलिड Na किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में, एक क्लोरीन गैस Cl2 गैस आपस में कंबाइन किया और ये बन गया NaCl सॉलिड के फॉर्म में। और जो यहाँ एनर्जी लॉस हुआ उसको बोलते डेल्टा फॉर्मेशन एंथैल्पी। अब कितना लॉस होगा, तो इसके अंदर भी कुछ काम होगा, इसके अंदर कुछ काम होगा, सबका सम जो एनर्जी लगेगा डेल्टा फॉर्मेशन एंथैल्पी के बराबर होगा। देखो जैसे मान ले पहले सोडियम सॉलिड के फॉर्म में होगा तो पहले इसको क्या बनाना पड़ेगा, आइसोलेटेड एटम बनाना पड़ेगा। सॉलिड सब एटम क्लोज है,
उसको दूर भगाना पड़ेगा। तो सॉलिड से कोई भी एटम को गैस बनाने में जो एनर्जी लगता है उसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोलते हैं या सब्लिमेशन बोलते हैं। सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना, तो एनर्जी देंगे तब ना होगा गैस में कन्वर्ट यार। तो उसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, मतलब डेल्टा AH, मतलब इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन या सब्लिमेशन ही बोल सकते हैं। ये किस फॉर्म में बता, ये किस फॉर्म में, प्लस के फॉर्म में एनर्जी देंगे तब होगा। क्या बन जाएगा, सोडियम आपका गैस के फॉर्म में बन जाएगा। अब जैसे सोडियम गैस के फॉर्म बना, गैस क्या हो गया, आइसोलेटेड हो गया। ठीक है, अब इससे क्या करो, आइसोलेटेड गैसेस से एक इलेक्ट्रॉन निकालो। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने से जो एनर्जी लगता है क्या बोलते हैं हम लोग, आयोनाइजेशन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। वो भी तरह क्या होगा, बता, प्लस के फॉर्म में होगा, अब गैस के फॉर्म में आ गया। पहले सॉलिड था, सॉलिड से क्या बनाओ, गैस में कन्वर्ट करो, सिंगल एटम में कन्वर्ट करो, तो जो एनर्जी लगेगा क्या बोलते हैं, डेल्टा या एटमाइजेशन इंथैल्पी बोलते हैं, या एटमाइजेशन ऑफ इंथैल्पी बोलते हैं, या सब्लिमेशन बोलते हैं। फिर जब गैस बन जाएगा तो गैस से उसका वायलेंस इलेक्ट्रॉन से एक बाहर निकालो, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और दोनों जगह तुमको एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब एनर्जी क्या होगा, प्लस होगा। अब सुनो, Cl2 मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है, पहले इसको एटम में लाओ। तो अभी Cl इस तरह से जुड़ा है बॉन्ड से, इस बॉन्ड को तोड़ दो पहले। तो इस बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगता है बाबू, उस एनर्जी को बोलते हैं हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब हमको एनर्जी देने से टूटा बॉन्ड, तो एनर्जी भी क्या हो गया, प्लस में हो गया। तो यहाँ बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी D/2 क्योंकि दो एटम यहाँ पर है। अच्छा, इसको यहाँ Cl 1 है या Cl 2 है, इसको हाफ कर दो, कितना हो जाएगा, 1/2 कर सकते हैं। यहाँ भी एक Cl, यहाँ भी एक Cl हो गया। तो इसको ऐसे कर देते हैं ना, D का मतलब कि 1/2, D का मतलब क्या, D का मतलब डिसोसिएशन एनर्जी, और 1/2 यहाँ तो 1/2 लग दिया। मैंने बॉन्ड को तोड़ने की जो एनर्जी लगा, ये भी किस फॉर्म में होगा, बता, प्लस के फॉर्म में होगा। अब मॉलिक्यूल क्या बन गया, एटम में बन गया। अब ये एटम गैसियस एटम क्या करेगा, जो लॉस किया ये गेन करेगा। तो जो एनर्जी गेन करके वो Cl माइनस में कन्वर्ट होगा, तो जो आइसोलेटेड गैसियस एटम को जब एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करते हैं और जो एनर्जी लॉस करते हैं, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलते हैं। तो भाई इसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डेल्टा EGH, इलेक्ट्रॉन गेन किस में आएगा बताओ, माइनस में आएगा, क्योंकि एक आइसोलेटेड एटम में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने जो एनर्जी रिलीज करता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलते हैं, वो भी नेगेटिव में होता है। चलो, अब दो, एक कैटायन और एक एनायन को क्या करें, कंबाइन करें, और जब ये एक मोल प्रोडक्ट बने और उस समय जो एनर्जी लॉस होता है उसको बोलते हैं लेटिस एनर्जी। जब दो आयन कंबाइन करके एक मोल क्या बने, प्रोडक्ट, उसमें जो एनर्जी लॉस होता है भाई, उसको बोलते हैं क्या, लेटिस एनर्जी बोलते हैं। और लेटिस एनर्जी किस फॉर्म में होता है बताओ, माइनस। सभी का सम को क्या बोलते हैं, डेल्टा फॉर्मेशन एंथैल्पी बोलते हैं, इसी बोलते हैं बॉर्न हार्बर साइकिल। तो क्या क्या हो बता, तो डेल्टा फॉर्मेशन किसके बराबर होगा बताओ, डेल्टा एटमाइजेशन एंथैल्पी प्लस क्या होगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल, फिर क्या होगा 1/2 डिसोसिएशन एनर्जी, फिर क्या होगा नेगेटिव में क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्या बताओ, क्या होगा, माइनस डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, डेल्टा EG इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, फिर क्या बताओ, माइनस कितना बताओ, जब दो आयन कंबाइन करेगा और एक मोल बनाएगा प्रोडक्ट, उसमें जो एनर्जी लॉस उसका होता है लेटिस एनर्जी, और वो किस फॉर्म में, माइनस के फॉर्म में होगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, लेटिस एनर्जी। तो इस फार्मूला से हम लेटिस एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। मान लें इसमें ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये नहीं दिया तो उसको निकाल लेंगे। तो आज का वीडियो में यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड के बारे में और फजान्स रूल के बारे में बात करते हैं। उसके बाद बात करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।